हे गाइस, आज बताऊंगा कि यूएसएसआर एक न्यूक्लियर पावर देश कैसे बना। यूएसएसआर दुनिया का सबसे बड़ा देश था। मॉडर्न डे रशिया, जॉर्जिया, यूक्रेन और सेंट्रल एशियाई कंट्रीज और भी कई अन्य कंट्रीज का यूएसएसआर था प्रीडेसेसर। यूएसएसआर जाना जाता था अपनी ताकतवर मिलिट्री के लिए और इनकी मिलिट्री माइट को और मजबूत किया इनके न्यूक्लियर वेपन्स ने। 1910 की शुरुआत से ही रशियन साइंटिस्ट के द्वारा इंडिपेंडेंट रिसर्च की जा रही थी न्यूक्लियर और एटॉमिक साइंस की फील्ड में। अब मेन कहानी तब शुरू होती है जब 1938 में जर्मनी से ये खबर आई कि ऑटो हैन और अन्य साइंटिस्टों ने न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी कर ली है। इसके बाद ही दोनों रशिया और अमेरिकन काउंटर पार्ट को ये रियलाइज हो गया कि इस तरीके की जो रिएक्शंस है इनका मिलिट्री सिग्निफिकेंस भी है और शायद हम इस तरीके की रिएक्शन को मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकें। यूएसए जुड़ गया अपने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में और इसके बाद रशियन फिजिसिस्ट जो थे इस डेवलपमेंट से हो गए एक्साइटेड और अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च इन्होंने इस फील्ड में शुरू कर दी। अब इसके बाद रशियन साइंटिस्ट ने जोरदार पैरवी की सोवियत सरकार से और सोवियत सरकार ने यूरेनियम प्रॉब्लम को समझने के लिए यूरेनियम कमीशन बना के दे दी कि लो भैया करो रिसर्च। और शुरुआत में इन्होंने दो चीज़ों पे फोकस किया। पहला, चेन रिएक्शन को ये लोग अचीव कर लें। दूसरा, आइसोटोप को कैसे सेपरेट करना है, ये बड़ा सिरदर्द था। दूसरा फोकस इनका था कि मेथड्स ढूंढो आइसोटोप को सेपरेट करने के। लेकिन जैसा सोचो वैसा होता नहीं है। ये रिसर्च तब धरी की धरी रह गई जब जर्मन सैनिकों ने जून 1941 में कर दी यूएसएसआर की इन्वेजन। अब आने वाले जो 4 साल थे उसमें यूएसएसआर इस ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट में ही एंगेज रहने वाला था और इनके जो रिसोर्सेस थे, इनका कीमती जो टाइम था, साइंटिस्ट की जो सर्विस थी, वो लगने वाली थी इस वॉर में। स्टालिन ने भी ऑर्डर दे दिया कि जाओ ईस्टर्न फ्रंट में जाओ, वहां पे अपना कंट्रीब्यूशन दो जाके। अब इसी बीच क्या होता है, रशियन फिजिसिस्ट जॉर्ज फिलरोव जो कि सोवियत एयरफोर्स में सर्व करते थे, इन्होंने एक अनयूजुअल चीज नोटिस की। इन्होंने नोटिस किया कि न्यूक्लियर फिजन से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो वेस्टर्न जर्नल्स में पब्लिश होना बंद हो गए हैं, जबकि इस फील्ड में लगातार प्रोग्रेस हो रही थी। जो कि ये सबूत था कि ये जो रिसर्च कर रहे हैं इनको क्लासिफाई कर दिया है और इनकी पब्लिकेशन को रोक दिया गया है। और इसके बाद ही जॉर्ज फिलरोव ने स्टालिन को लेटर लिखा कि हमें भी न्यूक्लियर बॉम्ब पे काम करना पड़ेगा और स्टालिन को वार्न किया कि अगर अब हमने एटॉमिक बॉम्ब बनाने में और देरी की, इस पे ध्यान नहीं दिया तो इसके परिणाम काफी भयावह होंगे और बाद में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किसकी वजह से इस काम को लेके हमारी कंट्री में इतनी नेग्लिजेंस हुई। लेटर पढ़ने के बाद स्टालिन थोड़ा सचेत हुए। इन्होंने तुरंत ऑर्डर दिए और लेबोरेटरी नंबर 2 स्टैब्लिश कर दी गई अंडर इगोर कुर्चातव, जिनको सोवियत एटॉमिक बॉम्ब प्रोजेक्ट का डायरेक्टर भी कहा जाता है। काफी काम करना था और इनिशियल जिन 3 फ्रंट्स पे इन्होंने फोकस किया, वो पहला था एक्सपेरिमेंटल यूरेनियम पाइल को डिजाइन करना। दूसरा, चेन रिएक्शन को अचीव करना, जो कि सोवियत साइंटिस्ट अभी तक ऐसा नहीं कर पाए थे। तीसरा था मेथड्स फाइंड करना ताकि आइसोटोप यूरेनियम 235 को सेपरेट किया जा सके। अब हर इवेंट का एक ट्रिगरिंग पॉइंट होता है और इस केस में भी एक ऐसा इवेंट था जिसने सिचुएशन को ड्रामेटिकली चेंज कर दिया और वो थी हिरोशिमा और नागासाकी की बॉम्बिंग। जुलाई 1945 में यूएस ने सक्सेसफुली अपना ट्रिनिटी टेस्ट कंडक्ट कर लिया था और यूएस उस समय तक पहला देश बन गया था जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए थे। ट्रिनिटी टेस्ट के एक दिन बाद 1945 में होती है पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस, जिसमें की सारी एलाइड पावर्स इकट्ठा होती हैं। यूएस यूके से लेकर यूएसएसआर चाइना तक सभी के प्रेसिडेंट और लीडर्स मौजूद होते हैं। और कॉन्फ्रेंस की एक सेशन के दौरान जाम थोड़ा हो जाता है ज्यादा और यूएस के 33rd प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन स्टालिन से कहते हैं कि भाई मैंने ना मतलब कि यूएस ने बहुत तगड़ा हथियार बनाया है, बोले तो ब्रह्मास्त्र। और जाहिर सी बात है ये न्यूक्लियर वेपन की ही बात कर रहे थे, जिसके जवाब में स्टालिन कहता है कि मैं देखना चाहूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि यूएस जापान के खिलाफ इसका सही इस्तेमाल करेगा। अब जापान लड़ रहा था जर्मनी इटली के साथ और वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज ने खूब उत्पाद मचाया था। और इसके बाद ही जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी में जब अगस्त 1945 में बम गिराया जाता है, इसके बाद ही इस नए वेपन की क्या अहमियत है ये स्टालिन को समझ में आ जाती है और पूरी ताकत से फुल फोर्स से काम बढ़ता है आगे। ऑर्डर दिया जाता है क्रैश प्रोग्राम का ताकि जितनी जल्दी हो सके यूएसएसआर भी एटॉमिक वेपन्स हासिल कर ले। तुरंत एक स्पेशल कमेटी स्टैब्लिश कर दी जाती है और मैनहट्टन प्रोजेक्ट का सोवियत वर्जन हो जाता है स्टार्ट। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि का जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट था उसमें स्पाइंग का एक अहम रोल था, जिसके बारे में बताऊंगा आपको आगे। आगे आने वाले जो 4 साल थे उसमें
उसमें सोवियत यूनियन का समय, रिसोर्सेस और अंधा पैसा लगने वाला था इसी काम में टू बिल्ड एटॉमिक बॉम्ब। प्रिजन के जो लेबर्स थे उनका इस्तेमाल किया गया ताकि ये यूरेनियम को माइन कर सकें और प्लांट बना सकें। 25 दिसंबर 1946 को पहली सोवियत की चेन रिएक्शन अकर होती है मॉस्को में। इनके साइंटिस्ट चेन रिएक्शन अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं। यूज़ करते हैं ये लोग एक्सपेरिमेंटल ग्रेफाइट मॉडरेटेड नेचुरल यूरेनियम, जिसका नाम होता है F1। और पहला इनका प्लूटोनियम प्रोडक्शन रिएक्टर ऑपरेशनल हो जाता है 19 जून 1948 तक और 8 महीने बाद पहला बैच ऑफ प्लूटोनियम ये रिएक्टर प्रोड्यूस करता है। उसके बाद सारे कंपोनेंट्स भेज दिए जाते हैं इंस्टॉलेशंस के लिए सीक्रेट सोवियत सिटी सेरोव में फाइनल असेंबली के लिए। और इस जगह का बाद में नाम बदल के रख दिया जाता है अर्जमास 16। यहीं पे ही सोवियत का पहला बॉम्ब डिज़ाइन और असेंबल हुआ। उस समय सोवियत यूनियन ने करीब 9 ऐसी ही सीक्रेट सिटीज़ बनाई थी अपने न्यूक्लियर रिसर्च के लिए, जिनका नाम था एटम ग्रैड्स। और 29 अगस्त 1948 में रशिया पहला न्यूक्लियर टेस्ट RDS-1, जिसका कोड नेम था फर्स्ट लाइटनिंग, सक्सेसफुली कंडक्ट कर देता है। और अमेरिकन्स के द्वारा इसको कोड नेम दिया गया जो-1। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि इसका जो डिज़ाइन था वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर था यूएस के फैट मैन के, जो कि एक प्लूटोनियम बॉम्ब था। इसी के साथ ही यूएसएसआर बन गया था दुनिया का दूसरा देश जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके थे, जिसके दम पर यूएस के साथ इन्होंने कोल्ड वॉर खेली और आज की डेट में यूक्रेन पे इन्वेजन कर दी है। उसके बाद भी ये लोग रुके नहीं और दनादन न्यूक्लियर टेस्ट किए। सार बॉम्बा टेस्ट किया जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर न्यूक्लियर टेस्ट था, मोस्ट पावरफुल वेपन एवर क्रिएटेड और टेस्टेड। करीब 50 मेगाटन की क्षमता वाला एक थर्मो न्यूक्लियर वेपन। और यूएसएसआर का जो पीक न्यूक्लियर स्टॉक पाइल था वो करीब 45,000 के आसपास था। यूएसए भी पीछे नहीं था, इन्होंने करीब 31,255 के आसपास न्यूक्लियर जखीरा इकट्ठा कर लिया था। और आज की डेट में रशिया के पास करीब 6,000 के आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अब रशियंस एक और काम में बहुत बढ़िया थे, वो थी स्पाइंग। दबा के इन लोगों ने यूएस की जासूसी की और अपना कीमती समय और रिसोर्सेज बर्बाद होने से बचाए। 1938 में जब फिजन की डिस्कवरी हुई थी तब ये एक पॉसिबिलिटी खुल गई थी और ये अनुमान लगा लिया गया था कि इस तरीके के प्रोसेस से हम वेपन्स भी बना सकते हैं। रॉबर्ट ओपेनहाइमर और भी जो कई साइंटिस्ट थे, इनको ये बात पता थी कि कंट्रीज भी एटॉमिक वेपन्स बना लेंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कहीं पेच फंसेगा तो वो है बॉम्ब्स की डिज़ाइन में, स्पेसिफिकेशन में, क्या मटेरियल कॉम्पोजिशन है, इनर वर्किंग में। और यदि कोई सरकार ये सब जान जाए तो विद इन अ मैटर ऑफ टाइम वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लेंगे। अब इसी पे चोट मारी यूएसएसआर ने स्पाइंग के जरिए। इसी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा केस 1950 में डिस्कवर किया गया, क्लॉस फर्श एस्पियोनाज। जर्मन बॉर्न ये नागरिक था और ब्रिटेन में इसको अरेस्ट किया गया था। इसने क्या किया, कई वाइटल इंफॉर्मेशन बॉम्ब से रिलेटेड, बॉम्ब के डिज़ाइन, बॉम्ब की टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशंस थी वो सब पास कर दी थी यूएसएसआर को। सोवियत का जो पहला टेस्ट था उसको यूएस ने नाम दिया था जो-1। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि ये डायरेक्ट कॉपी थी फैट मैन बॉम्ब की, जो कि ट्रिनिटी प्रोजेक्ट में टेस्ट किया गया था और यही बॉम्ब फिर नागासाकी में गिराया गया था। क्लॉस और थियोडर ए हॉल ने कई वाइटल इंफॉर्मेशंस यूएसएसआर को पास की थी और सोवियत एटॉमिक प्रोजेक्ट को स्पीड करने में मदद की थी। तो ये था पूरा किस्सा, यूएसएसआर एक न्यूक्लियर पावर देश कैसे बना।